गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? ये छोटा करके क्यों रख देता है? तो हम लोग कल मुगल संस्कृति में मुगल चित्रकला की बात कर रहे थे, और मुगल चित्रकला में आपको याद होगा तो हमने एक सामान्य विशेषता बताई थी जिसपे आप कभी भी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडआउट्स में से हमने कोई 10-12 चुनिंदा इंफॉर्मेशन आपको बता दिए थे जो आपको ध्यान, जबकि 1-800 इंफॉर्मेशन होंगे उसमें। समझ में आ रही है बात सभी को ना? चुनिंदा बताने का मतलब वो मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको याद रखना है। ठीक। और अकबर के काल में क्या चेंज, मतलब जो फीचर था उसकी क्या खास बात थी, 2-4 बातें हमने बताई थी जो कि ऑलरेडी आपके हैंडआउट्स में भी हैं। क्योंकि जहांगीर का काल जो है क्लाइमेक्स का काल माना जाता है, या कभी आ जाए मुगल चित्रकला तो हमें बाबर, हुमायूं सबका जिक्र करना पड़ता है उसमें। तो एक फ्लो, एक स्ट्रक्चर बना रहेगा आपकी कॉपी में। जब मुगल चित्रकला शब्द है तो आपको रहेगा कि हाँ इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, है ना, उसी कड़ी में हम आपसे बात कर रहे हैं जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में। लिखें आप जरा, जहांगीर कालीन चित्रकला। लिखें पहला पॉइंट कि मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष, मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल को माना जाता है। माना जाता है। उसकी चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी, चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी। बस एक बार आप लोग रुक जाइएगा। एक अपने स्टूडेंट हैं अभिषेक को मैं सुप्रभात कर दूं। 3-4 बार उन्होंने लिख दिया सुप्रभात गुरुदेव। ठीक है अभिषेक, सुप्रभात, पूजा और सभी स्टूडेंट को भी, ठीक है ना? अब तुम ठहर जाओ, लिखना शुरू करो, ठीक है ना? चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी, है ना? देखें, उसने अपनी आत्मकथा में भी, उसने अपनी आत्मकथा में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। उसने अपनी आत्मकथा में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। जैसे आपको याद होगा कल हम लोग बात कर रहे थे, वो कहता था एक ही चित्र को अलग अलग चित्रकार बनाए तो मैं ये बता सकता हूं उस चित्र के किस हिस्से को किस चित्रकार ने बनाया। ये कॉन्फिडेंस था उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में प्रकृति का अधिक यथार्थवादी तरीके से, प्रकृति का अधिक यथार्थवादी तरीके से चित्रण किया गया, चित्रण किया जाने लगा। तरीके से चित्रण किया जाने लगा। जैसे जैसे अकबर के काल में बादल के चित्र, बादल के चित्र रूई जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन जहांगीर के काल में अधिक स्वाभाविक,
जहांगीर के काल में अधिक स्वाभाविक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, प्राकृतिक विषयों के चित्रण, प्राकृतिक विषयों के चित्रण को भी चित्रों में विशेष महत्व दिया गया। विशेष महत्व दिया गया, जैसे मंसूर के द्वारा चित्रित, मंसूर के द्वारा चित्रित साइबेरिया के सारस का चित्र, मंसूर के द्वारा चित्रित साइबेरिया के सारस का चित्र, साइबेरिया के सारस का चित्र। देखें, अबुल हसन के द्वारा चित्रित, अबुल हसन के द्वारा चित्रित चिनार के पेड़ पर, चिनार, चिनार के पेड़ पर गिलहरियों का चित्र, चिनार के पेड़ पर गिलहरियों का चित्र इत्यादि। तो अंतर हम क्या देखते हैं, एक तो प्रकृति का अधिक यथार्थवादी चित्रण और प्राकृतिक विषयों का अधिकाधिक चित्रण, जो दूसरा अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है। अगला पॉइंट लिखें, देखें, चित्रकला के क्षेत्र में हास्य चित्रण, चित्रकला के क्षेत्र में हास्य चित्रण एवं चित्रों के संकलन के लिए मुरक्के, चित्रों के संकलन के लिए मुरक्के या एल्बम की शुरुआत भी जहांगीर के काल में होती है। एल्बम, जब से स्मार्टफोन आया है धीरे धीरे सब लोग, आप जैसे भूल जाएंगे एल्बम क्या होता है। शादी विवाह के अवसर पर यदि आपने कोई फोटोग्राफर वगैरह कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो भी वो लोग नहीं करते हैं, है ना। मोबाइल में ही सब लोग सेव रहते हैं, गूगल आपको याद दिला देता है, ये आपकी शादी का दिन था और आपने इस तरह से फोटो खिंचवाए थे, ये आपके एंगेजमेंट का दिन था और इस तरह से आपने फोटो खिंचवाए थे। पहले लोग फोटोग्राफी करवाते थे और जो फोटोग्राफर होता था एल्बम में फोटो ला करके वो, तो लोग उसे संभाल कर रखते थे। मतलब पहले जितने भी देखेंगे आप, आज से 5 साल 7 साल पुराने जितनी भी शादियां हुई होगी, है ना, मतलब कम से कम फोटोग्राफी हुई होगी उसमें, ठीक है, होती अभी भी है रिकॉर्डिंग वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह, बट जितने भी लोग वहां जाते हैं सब अपने मोबाइल में ही पिक्चर कैद करते रहते हैं, कोई फोटोग्राफ पे बहुत ध्यान, जो बहुत शौक वाले लोग होंगे वो सब ध्यान देते हैं, हाँ तुम मेरा फोटो लो, इस तरह की बात है ना, ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफर भी जो था शादी ब्याह के अवसर पे कभी नोटिस करिएगा आप, उस समय आप समझ लो कि जैसे होता है ना कि एक लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता थोड़े रहते हैं पावर में एकदम, कि हाँ आज शादी है, सबसे पावर में तो वही रहता है, क्योंकि लड़का लड़की को वही डांटता है जो फोटोग्राफर होता है, ठीक है। नहीं, फूफा जी जैसे भी ऊपर होता है वो फोटोग्राफर जो होता है, फोटोग्राफर जैसे समझाएगा तुम ऐसे नहीं ऐसे हंसो, ऐसे नहीं ऐसे खड़े रहो, तुम इधर देखो, तुम इधर, मतलब इतना कोई डांटता ही नहीं है, मतलब कभी आप नोटिस करेंगे आप। और जब भी फोटो कभी नहीं कहेगा हाँ फाइनल है, वो कुछ ना कुछ आपको बोलेगा ही वो, ठीक है ना, वही कला है उनकी, मतलब आप ऐसे नहीं ऐसे, मतलब ठीक है, वो कुछ ना कुछ गाइड करेंगे वो। अब तक इतने सारे शादी अटेंड किए होंगे, एक भी ऐसा फोटोग्राफर नहीं मिला जिसने कुछ समझाया ना हो कि आप कैसे खड़े रहे। तो शुरुआत जहांगीर ने की थी एल्बम की, ठीक है, अलग अलग विषयों पे चित्रों को संकलित रखता था जहांगीर जो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, जहांगीर के काल में
जहांगीर के काल में छवि चित्रण को भी महत्व दिया गया। छवि चित्रण को भी महत्व दिया गया। देखिए, जहांगीर ने सभी प्रमुख चित्रकारों तथा बीजापुर एवं फारस के शासक के चित्रों का निर्माण कराया। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप। जहांगीर के काल में प्रतीकात्मक चित्रण को भी अधिक महत्व दिया गया। जैसे एक चित्र में मलिक अंबर के कटे हुए सिर को दिखाया गया है। एक चित्र में मलिक अंबर के कटे हुए सिर को दिखाया गया है। ठीक है, एक चित्र में मलिक अंबर के कटे हुए सिर को दिखाया गया है। तो ये देखेंगे आप, सारे पॉइंट्स में हमने जहांगीर के काल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या किसको महत्व दिया गया उसको हमने हाईलाइट। ठीक है, इसने ध्यान भी बहुत दिया था जहांगीर ने, और नूरजहां वगैरह के भी चित्र इसने बनवाए हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हम इसको यहाँ पे लें इस पॉइंट को, है ना। नूरजहां तो ऑलवेज हर जगह है, सिक्कों पे भी नूरजहां के नाम है, हस्ताक्षर भी नूरजहां के है। समर्पण ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है पूरी तरह से। भाई नूरजहां अब आप देखिए, है ना। अब जैसे शाहजहां का स्थापत्य में अधिक ध्यान गया था, चित्रकला में नहीं था, बट परंपरा चलती रही। जैसे ग्रंथ चित्रण वगैरह भी जारी रहा, यूरोपीय प्रभाव इस दौर में भी देखते हैं हम। लिख लें आप एक पॉइंट, जहांगीर के काल में भी ग्रंथ चित्रण की परंपरा जारी रही। और चित्रों पर मिलीजुली संस्कृति के प्रभाव को भी देख सकते हैं। चित्रों पर मिलीजुली संस्कृति के प्रभाव को भी देख सकते हैं। मिलीजुली संस्कृति के प्रभाव को भी देख सकते हैं। ये तो चलता रहेगा, मिलीजुली संस्कृति का प्रभाव तो आप एक्सपैंड कर दीजिएगा, राजस्थानी प्रभाव, यूरोपियन प्रभाव, ईरानी प्रभाव, जो हमने कॉन्सेप्ट में लिखवा दिए थे आपको, वो कहीं पे भी इस्तेमाल इसमें भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब लिखें शाहजहां कालीन। शाहजहां कालीन, शाहजहां कालीन लिखें। कि जहांगीर के काल की तुलना में चित्रकला पर शाहजहां के द्वारा कम ध्यान दिया गया। शाहजहां के द्वारा कम ध्यान दिया गया। हालांकि
इस काल में भी चित्रकारों को संरक्षण दिया गया। संरक्षण दिया गया। छवि चित्रण एवं हास्य चित्रण छवि चित्रण एवं हास्य चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया गया। सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसमें लिखें यूरोपीय प्रभाव में यूरोपीय प्रभाव में वृद्धि हुई। यूरोपीय प्रभाव में वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा प्रभाव इसी समय दिखेगा, यूरोपियन इंपैक्ट। कंपनियां वगैरह भी खूब आ गई हैं, मिलना जुलना भी खूब हो रहा है, वो दौर चल रहा है ना। वृद्धि हुई तथा चित्रों में सुनहरे रंगों का, गोल्डन कलर का अधिक उपयोग किया गया। सुनहरे रंगों का, गोल्डन कलर का अधिक प्रयोग किया गया। ठीक है, चित्रों में सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग किया, गोल्डन कलर का। खूब चमक धमक के साथ शाहजहां को चित्रों में दिखाया गया है। तो शाहजहां के काल में आय और व्यय का गैप बढ़ता जा रहा था। शाहजहां इस बात से अवेयर था। शाहजहां ने जागीरदारों को कहा कि भाई जितना आय हो तुम उतना ही सेना रखो, उतना ही दायित्वों का निर्धारण करो। यानी सैनिकों में कटौती शुरू हो गई थी। शाहजहां थोड़ा प्रैक्टिकल भी था, ठीक है। बट अब प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी तुम लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल में इतने सारे पैसे खर्च करोगे, ठीक है, तो ये तो फिर बहुत प्रैक्टिकल वाली बात हुई नहीं, ठीक है। तो वही शासक है। देखो क्या होता है, हर युग की एक मानसिकता होती है, हर परिवार का सोचने का एक टेम्पो होता है, समाज का, मोहल्ले का, है ना। हम बहुत कुछ उस परिवेश से भी प्रभावित होते हैं। जैसे किसी तटवर्ती इलाके में चले जाएंगे आप, एकदम जहां खूब व्यापार व्यापार होता है, वहां बोलेंगे आईएएस की तैयारी करना, तो सब हंसेंगे, देखो इसको, देखिए क्या कर रहा है ये, इसको तो व्यापार करना चाहिए, यहाँ वहां कार्यालय होने चाहिए इसका मतलब। तो परिवेश का भी ना बहुत फर्क पड़ता है। कोई एक दो गलती से उसमें तैयारी करने चले आए, जैसे गुजरात से, गलती से ही एक बार मैं गुजरात बहुत पहले कभी स्टूडेंट लाइफ में एक एनजीओ के तहत गाइड करने गया था। मेरा आखिरी प्रयास था, और मतलब था उससे जस्ट पहले, मतलब किसी ने कहा कि आप थोड़ा गाइड कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों से बात करना शुरू किया। तो मुझे लगता है ठीक ठीक बच्चे मतलब सुनने के लिए आए थे, करीब करीब 50-70 कुछ बच्चे होंगे, मतलब सुनने के लिए। डिस्ट्रिक्ट टाउन की बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें से एक को भी नहीं पता कि यूपीएससी कैसे देना है, ठीक है। हाँ, मतलब ये पता है कि हाँ कलेक्टर या एसपी ऐसे पद होते हैं, मतलब, बट नहीं देना है ना। और ज्यादातर ग्रेजुएट थे उसमें, मतलब। हमने जब इंटरेस्ट पूछा, अच्छा इंटरेस्ट क्या है आपका, तो सब लगभग एक स्वर में था धीरे धीरे कि सबको व्यवसाय करना है, व्यापार करना है। घर वाले कुछ चाहते हैं या कोई चाहता है तो इसलिए सुनने आ गए हैं, मतलब एनजीओ वालों ने कहा है। तो हमने फिर उनसे व्यापार के बारे में पूछना शुरू कर दिया, क्या क्या करोगे, हम अपनी बात क्यों बताएं फिर हम, जब अगला सुनने में इंटरेस्ट नहीं तो हम अपनी बात क्यों करें हम, ठीक है। तो बच्चों को हमने देखा, तो फिर वहीं पे थोड़ा बहुत और टाइम स्पेंड किया, तो आइडिया लगा कि नहीं, एकदम से माइंडसेट ही व्यापार का है, ठीक है। सरकारी नौकरी तो बहुत मतलब दूर की बात है ना। तो लोग, ऐसा नहीं, गुजरात में बहुत सारे लोग करते हैं सरकारी नौकरी वहां पे भी, बट तो इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है, किस परिवेश से हम आते हैं, उसी तरह की चीजें बननी शुरू हो जाती है हमारे मन में, है ना। शाहजहां के बाद लिखे औरंगजेब। देखिए मुगल चित्रकला का पतन, मुगल चित्रकला का पतन पतन हुआ, और चित्रकारों ने
पतन हुआ और चित्रकारों ने क्षेत्रीय राज्यों की तरफ संरक्षण के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, संरक्षण के लिए प्रस्थान किया। तो अब जैसे पूछे आपसे मुगल चित्रकला का विकास, इसमें बस थोड़ा एक जानकारी ऐसे है, वो हमने दे भी रखा है किसी और हैंडआउट्स में, कि शाहजहां के काल में दारा की भी चित्रों में रुचि थी, अलग से उसे कुछ संरक्षक चित्रकार वगैरह भी थे ऐसे। तो बाबर हुमायूं कुछ खास नहीं कर पाया, रुचि थी। अकबर के काल में एक मजबूत बुनियाद पड़ी। आप चाहे तो सामान्य विशेषताओं को बता सकते हैं पूरे अकबर के काल में, कंप्लीट एग्जाम्पल उसी में ऐड कर देंगे। जहांगीर के काल में कुछ संशोधन परिवर्तन हुआ, इसमें ऊंचाइयों पर गया। शाहजहां की रुचि न होते हुए भी, मतलब अत्याधिक रुचि न होते हुए विकास जारी रहा। औरंगजेब के काल में पतन क्यों हुआ तो आपको पता ही है, इस्लामिक कारणों से भी, राजनीतिक धार्मिक कारणों से भी, है ना। वैसे देखो, शासक को शासन ही करना चाहिए। अब औरंगजेब सफल असफल हो एक मामले में तो कह सकते हैं, कम से कम राजकाज करने की कोशिश की उसने। ठीक, ये बैठ के चित्र कर रहे हैं, वो बैठ के महल बनवा रहे हैं, मतलब ये थोड़ी कोई शासक वाली बात हुई है। शासक राजकाज करे, मतलब हाँ अकबर जैसा आप एकदम डायनामिक हैं तो ठीक है, सब काम कर लीजिए फिर आप, ठीक है, तब तो चलेगा, मतलब है ना। शासक को पहले राजकाज करे, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई पेंटिंग बनवा रहा है, कोई गार्डन बनवा रहा है, तो कोई लाल किला का बैठ कर ईंट देख रहा है ना, ठीक है। तो ये मेरी अपनी निजी राय है, मतलब जो मैं सोचता हूँ इनके बारे में। तो औरंगजेब इस मामले में ठीक था, कम से कम नहीं कब्जा करेंगे हम, शासन करेंगे हम। समस्या हुई अलग बात है, बट कोशिश तो करी उसने। ठीक है, धार्मिक पहलू उसका अलग है, वो कट्टरता और एग्रेसिव उसका, वो कभी भी आलोचना का पात्र है। बट उसको अलग करें और राजनीतिक रूप से देखें तो कोशिश करी उसने, मतलब पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की। हाँ, सवाल है कि जैसे मुगल चित्रकला से अच्छे चित्र तो हम पहले भी प्राचीन काल में भी देख रहे हैं, तो अब इतना महत्व क्यों है। बेसिकली जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं ना, तो अतीत के सारे डायमेंशंस का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यदि हम तुलना करें तो सल्तनत काल में तो कोई चित्र हमें दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, तो एक तो महत्व ये हो जाता है। दूसरा, गैर इस्लामिक होते हुए भी इतने बड़े पैमाने पर चित्रण दरबार में, जब ऐसे जीव जंतु और मानव के चित्र वर्जित है और फिर आपने इतने बड़े चित्रों का निर्माण किया, तो इसलिए भी महत्व हो जाता है। तीसरा, यदि किसी काल में चित्रकला है या स्थापत्य कला है, तो वो जानने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स हो जाता है शासक के नजरिया को। जैसे शाहजहां को बहुत चमक दमक से दिखाया जा रहा है, तो अब बताया जा रहा है जो संकट सामने था, जैसा कि कल जयदी ने बताया था अपने स्टूडेंट्स पोर्टल पे कि शाहजहां आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। तो संकट सामने है, तो शायद हो सकता है चित्रों के माध्यम से, लाल किला के माध्यम से, ताजमहल के माध्यम से उसको छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बट तुलनात्मक रूप से होगा, प्राचीन और दोनों अलग अलग युग हो गए, है ना। सल्तनत काल की तुलना में, एक, गैर इस्लामिक होने के बावजूद, दो, और कोई भी कला क्या होता है कि बाकी जगह तो कला क्या होता है, सीधे सीधे आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं बाकी सोर्स से मिला करके, उस काल को जानने समझने का एक बहुत बड़ा जरिया हो जाता है। बस इस तरह से मैं तो देखिए। अब इसके बाद दो छोटे छोटे हिस्से और हैं इसमें, अपने हैंडआउट्स में आ जाइए आप एक बार जरा। वही देखेंगे आप, मुगल कालीन संगीत लिखा हुआ चित्रों के बाद। दिख रहे हैं सभी को? अब देख रहे हो एक सिंपल सा पैटर्न, क्या बाबर और हुमायूं की संगीत में रुचि थी, लेकिन इनका कोई योगदान, एक तो क्लियर हो गया। हुमायूं सोमवार और बुधवार को गायन का आयोजन, ये याद रखने की चीज नहीं है। इसमें देखो, जब ऑप्शनल के जो प्रीलिम्स वाले सेक्शन होते थे ना, या नेट जीआरएफ वगैरह में, तो बहुत छोटी छोटी बातों को पूछ लिया जाता था वहां एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ कभी कभी आपको बता देता हूँ।
कुछ चीजें एज इट इज चली आई हैं इसमें, जहां मैं पूरी तरह से कट करता हूं। जैसे अभी चित्रकला मैंने कट किया, बेसिकली ये ऑप्शनल जो पीटी हुआ करता था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, बस आप ये 7-8 बातों को जानो आप चित्रों में। संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के समय हुआ, ठीक है। और अब क्या कर रहे तुम? आपने कहा ना हैंडआउट्स ले लिया करो। हाँ, तो पढ़ते रह जाओगे फिर इसमें। छोटी मोटी बात है, 10-5 रुपए खर्च करो, और इतना खर्च किए हो तो ठीक है, इतना खर्च किया तो और खर्च कर लो 10-5 रुपए, ठीक है ना। हैंडआउट्स पे रखिए, मोबाइल वोबाइल अपनी जगह है, उसको रहने दीजिए, आप सेव रहेगा, भूलेगा नहीं आपका वो। अकबर के दरबार में 36 संगीतकार थे, इसमें ज्यादातर ग्वालियर घराने के थे। अभी क्या देखेंगे हम लोग, जब भी एक जो क्लास और लेंगे उसमें, तो देखोगे आप कि संगीत आपको हिंदुस्तानी और कर्नाटक दो क्लासिकल संगीत है भारत के। हिंदुस्तानी संगीत में ना बहुत सारे घराने हैं, गायन का घराना है, एक परंपरा है। घराना का मतलब ये नहीं कि केवल परिवार के लोग हैं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा है गायन की। एक खास तरह का राग है, खास तरह की गायन शैली है, उस पर वो महारत हासिल करते हैं, और कोई अगला शिष्य हुआ, उससे आगे कोई हुआ, कुछ नई नई विधाओं को उसमें ऐड करता रहता है। तो हिंदुस्तानी संगीत का एक महत्वपूर्ण घराना है ग्वालियर घराना, ठीक है। इसमें कुछ संगीतकारों का परिचय, जैसे तानसेन, इनका नाम था रामतनु पांडे, ये रीवा के राजा के दरबार में थे। ये तानसेन नाम अकबर में दिया, इसको काट दीजिएगा आप, एक प्रिंटिंग एरर है ये। तानसेन नाम अकबर ने दिया था, इसको काट दीजिएगा आप, ठीक है। अकबर ने इन्हें 2 उपाधियां दी थी, इसमें भी थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। अकबर ने इन्हें कहा था मियां, यहां मिर्जा लिखा हुआ है, और दूसरा था कंठाभरण वाणी विलास। जिन रागों की खोज की, उन रागों को याद नहीं रखना है आपको, ठीक, वो सब ध्यान नहीं रखना आपको। ऐसे वृंदावन में एक हरिदास थे, कहा जाता है ये उनके शिष्य थे। आपने जब सूफी संत पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा एक मोहम्मद गौस हैं। तानसेन ने कईयों से शिक्षा ली है, तो मोहम्मद गौस, हरिदास, ये सब तानसेन के गुरु थे, ठीक है। वहां मोहम्मद गौस का भी मैं उल्लेख कर चुका हूं, सूफी संत वाले उसमें। हरिदास के बारे में रेफरेंस है। कहा जाता है कि बड़े संगीतकार थे, और अकबर खुद इनकी कुटिया में जाया करता था संगीत सुनने के लिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसी मान्यता है कि हरिदास एवं तानसेन दोनों ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के, ठीक है। मानसिंह तोमर का परिचय हमने दिया था ना प्रांतीय संगीत में भी, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको, है ना। ध्रुपद गायकी का जनक माना जाता है, इन्हीं के समय संगीत के ग्वालियर घराने की नींव पड़ी थी, ठीक। तो मानसिंह तोमर, फिर हरिदास, फिर तानसेन, ऐसे एक परंपरा चलेगी ग्वालियर घराने की। ये पूरा ध्यान रखने वाली बात है। अकबर के समय में अलग अलग संगीतकार थे, कोई खास इंटरेस्टिंग वाली बात नहीं है, इंटरेस्टिंग है बट कोई जरूरत नहीं है। अकबर खुद नगाड़ा बजाया करता था। एक गाना है ना, नगाड़ा 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 बजा, अकबर खुद नगाड़ा बजाया करता था, ठीक है। ढोल बाजे, ये लड़का ढोल बजा के मानेगा। जहांगीर, तानसेन के पुत्र थे विलास खां और छत्र का, इसके दरबार में थे। और जहांगीर के समय एक शौकी खां थे, हाँ ठीक है, गुड, सब ठीक है आपका। हाँ, जहांगीर के समय एक शौकी खां थे, ये गजल गायक थे। जहांगीर ने इन्हें आनंद खां की उपाधि दी थी। याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज पढ़िएगा, लेकिन इसको नाम एकदम से रटना नहीं है, बट जब भी रीडिंग करें तो कर ले रहे हैं रीडिंग। कल्चर में कभी भी चौंकाया जा सकता है थोड़ा बहुत, कल्चर वाले सेक्शन में, है ना। राजनीतिक इतिहास में तो कटौती हमने अति कर रखी है, बट सांस्कृतिक इतिहास में कहीं कहीं में। शाहजहां के समय देखें, खुद गायक था ये। सूरसेन सुखसेन इसके दरबारी संगीतकार थे, नाम भी अच्छा है। और इसके समय में और भी संगीतकार हैं, विलास खां, लाल खां, ऐसे ही पढ़ के निकल जाइएगा। उत्तम कोटि का गायक था, बस ये ध्यान रखिएगा। और इनके समय एक विद्वान है पंडित जगन्नाथ, शाहजहां ने उन्हें महाकवि राय की उपाधि दी थी। आ सकता है कभी पीटी में, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट, औरंगजेब खुद वीणा बजाता था। औरंगजेब खुद वीणा बजाता था, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट बता रहा हूं मैं आपको, है ना।
और इसके समय दरबारी संगीत का पतन, क्योंकि इसने बैन कर रखा था दरबार में संगीत को आर्थिक संकट के कारण। इसके समय भी बहुत सारे शाहजहां वाले भी संगीतकार थे। और एक किताब है संगीत परिचार, उसका अनुवाद हुआ था इसके समय। एक और किताब है, उसका भी अनुवाद हुआ था। यानी संगीत पे दो दो किताबों का अनुवाद हुआ औरंगजेब के समय। ठीक, दो किताब यहाँ, दो किताब सल्तनत काल में, घुनियात उल मुनिया और लज्जत सिकंदरी, 4 किताब हो गए। एक मानसिंह तोमर की किताब 5, और विजयनगर के समय 1-2 किताब, 6-7 किताब संगीत पे आप ऐसे। पूर्व मध्यकाल में याद होगा आपको तो सरस्वती कंठाभरण करके याद है ना, राजा भोज, सामरांगन सूत्रधार, युक्त युक्त कल्पतरु और सरस्वती कंठाभरण, या कुछ कंठाभरण कुछ ऐसा था ना किताब का नाम। ठीक है, वो भी कविराज की उपाधि लिए थे। ठीक है, जब हम लोग राजा भोज की बात कर रहे थे, 1010 से 1060 ईस्वी, 1010 से 1060 ईस्वी। कुछ तो इशारों इशारों में बात हुई है ना? नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बताओ। कुछ तो इशारों में बात हुई है, मैं चूक गया, कोई बात नहीं, अगली बार नजर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। तो ये संगीत से संबंधित, मैं रिपीट करता हूं एक बार, बाबर हुमायूं को तो माइनस कर ही दीजिए आप। अकबर के समय जैसे आप देखो ना, अकबर के समय देखो आप, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत। आपको याद है हमने अकबर में एक पॉइंट लिखवाया था, हर क्षेत्र में समेकित संस्कृति का विकास। हमने कहा जब आगे पढ़ेंगे, अब देखो चाहे वो तानसेन हो, चाहे हरिदास हो, अलग अलग संगीतकार हैं। और ऐसा नहीं, सब अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, सबको दरबार में संरक्षण। तो अकबर जैसी प्रतिभा है, फिर तो बात अलग है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वो मतलब रुचि न रखता हो। और यूपीएससी ऐसे ही लोगों को, अकबर आज होता तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाता। अब आपसे न तो कला बचा हुआ है, न स्पोर्ट्स बचा हुआ है, कोई दुनिया का कोई चीज है क्या बचा हुआ आपसे? आपकी तैयारी में तो हर सेक्शन पे आपको पढ़ना पड़ता है। कोई सेक्शन को, जैसे अखबार में कभी आप पढ़ते होंगे, अखबार को आपने किसी सेक्शन को इग्नोर किया तो क्यों कर रहे हैं इग्नोर आप? कोई सेक्शन आपके बाहर थोड़ी है, आपके सिलेबस के बाहर, हर चीज आपके सेक्शन में आता है। खेल अच्छा नहीं लग रहा है, इकोनॉमिक न्यूज अच्छे नहीं लगते हैं, कल्चरल न्यूज अच्छे नहीं लगते हैं, चॉइस थोड़ी है आपके पास। ठीक है, आपको हर फील्ड में काम करना है। कभी कभी आप सुनोगे कि आईएएस, मतलब क्योंकि इसमें ना, इसमें अलग अलग फील्ड में काम करने का अवसर मिलता है, और व्यक्तित्व का विकास सच में, आप जहां इसे कई गुना आगे आपका व्यवहारिक अंडरस्टैंडिंग बनेगा जब आईएएस बनेंगे। तो आप किताबों के स्तर पे भी ज्ञान है, अखबारों के स्तर पे ज्ञान है, कुछ कुछ समझ रहे हैं, जितना समझ सकते हैं हम एक स्टूडेंट होने के नाते। जब आप पॉलिसी बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, लगभग हर फील्ड में आपको मौका मिलेगा काम करने का। ठीक है, तो जब आप व्यवहारिक तौर पे इन्वॉल्व होंगे तो व्यवहारिक अनुभव होगा, पुरानी बातें आपको याद आएगी, हंसी आएगी। बताओ उस समय हम पढ़ते थे तो ये इमेज बनाते थे, ये ऐसे होता है। ठीक है, अगला फेज ये आता है। ठीक है, तो अकबर की बात हम लोगों ने कर ली, जिसमें तानसेन, हरिदास, मानसिंह तोमर, तीनों का परिचय इसमें आया था। जहांगीर के समय कुछ कुछ बातें हैं, ध्यान रह जाए। शाहजहां के समय थोड़ा बहुत ध्यान रखना है हमें, कविराय की जो उपाधि मिली जगन्नाथ को, वो कम से कम। औरंगजेब समय 2 किताब का अनुवाद हुआ। ठीक है, क्या यही मानसिंह है? हाँ, ये वही है राजा मानसिंह। अकबर कब्जा करता गया और वो लोग उसके दरबार में जुड़ते चले गए। दो मिनट, 2 मिनट। अच्छा ठीक है, अलग है तो मैं एक बार अभी कंफर्म कर लूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ग्वालियर घराने तो अकबर के दरबार में थे, मालवा के बाज बहादुर रूपमती भी अकबर के दरबार में थे। ठीक है, अब नवरत्न तुम्हें पता होगा तो मुझे ध्यान नहीं है। नहीं अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, मैं इसको होल्ड कर रहा हूं अपनी बात को, मैं भी अभी मैं कंफर्म करूंगा एक बार। ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, है ना। ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते हैं पीटी में, कल ही बताया हमने। ठीक है, मुगल कालीन प्रमुख साहित्य, आ जाइए अगले आप उस पर।
अब आपको पुरानी साहित्य में आपको एक बार याद दिलाता हूं, फारसी साहित्य की जब हमने बात की थी सल्तनत काल में, है ना, आपको याद होगा सल्तनत काल में हमने हसन निजामी, ठीक है, हसन निजामी से लेकर के हमने इब्न बतूता तक लेखकों के नाम बताए थे। हमने कहा लेखक का नाम पहले ध्यान रख लीजिए, ये लेखक है, बतूता तो खैर अरबी का लेखक है, अरबी भाषा में लिखा था, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी किताबों पे भी पकड़ बनाई है। इस बीच में हमने अमीर खुसरो के बहुत सारी किताबों का भी उल्लेख किया था, आपको याद होगा, किरानुस्सदैन आपको याद होगा, है ना, मिफ्ताउल फतुह, खजाइनुल फतुह, आशिका, नो सिपहर और तुगलकनामा। ठीक, ऐसे ही हमने कहा था बरनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान, अमीर खुसरो और बरनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें बता दी थी आपको। फिर हमने बताया था फारसी साहित्य जो इस समय चल रहा है, इतिहास लेखन से हमें क्या पता चलता है, ये जो लेखक हैं, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तस्वीर हमने बता दी थी आपको। कभी भी लिखना हो तो आपको कैसे लिखना, तो उस तरह से प्लान करना है, 150-250 शब्द आपके बहुत आराम से तैयार हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और बरनी और खुसरो के बारे में दो चार बातें पता है, यही काफी भी है सामान्य अध्ययन के लिए। फिर इसके सकारात्मक बातें क्या है इस इतिहास लेखन की, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, सरकारी स्रोतों तक इनकी पहुंच हुआ करती थी, इतिहास की समझ है, कालक्रम की समझ है, और इसकी आलोचनात्मक बातें क्या है, ठीक है। सकारात्मक आलोचनात्मक पहलू हमें सेम कॉन्सेप्ट, हम और ये वाला कॉन्सेप्ट क्या, इससे पता चलता है। कॉन्सेप्चुअली हम मुगल काल में भी इसको उड़ा लेंगे हम, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखे थे हम, ठीक है। मुगल कालीन फारसी साहित्य में भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, इसमें अब कुछ ऐड ऑन नहीं करना आपको। यहां पे फिर एक बार लेखक और उसकी गिनती करनी है। यहां लंबी सूची दी हुई है, इसमें कुछ हाईलाइटेड है, जो हाईलाइटेड है कोशिश करिएगा वो नाम आपको याद जब हो जाए। आप देखेंगे पहला है बाबर का नाम हम लोग ले रहे हैं इसमें, बाबर यानी, ठीक है, ध्यान होगा, बाबरनामा। मेन किताब है तुजुके बाबरी, वो तुर्की में लिखी गई है। थोड़ा बहुत कलम चलाना तो आसपास चला लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा कलम चला लीजिए आसपास में, तुर्की में लिखी गई है तुजुके बाबरी, ठीक है। और इसका फारसी अनुवाद दो अलग अलग लेखकों ने किया, एक खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और एक पायंदा खां ने, पायंदा खां और खाने खाना, ठीक है, पायंदा खां और खाने खाना। फारसी अनुवाद है इसका, फारसी नाम है बाबरनामा, ऐसे है तुजुके बाबरी, तुर्की भाषा में, है ना। और उस दौर में दुनिया की बेहतरीन आत्मकथाओं में एक माना गया है इसे। अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को एक बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में बाबर उल्लेख करता है। कृष्णदेव राय का काल है 1509 से 1500, वो अपलोड हुआ है नहीं, हो गया ना, हाँ। 2-3 कंटेंट और आज मैं लाया हूं, एक बार मैं आपको आइडिया दे दूंगा यहीं पे बता के क्या क्या उसमें है, ठीक है। और वो भी 3 जो कंटेंट है मेडिवल इंडिया से, जैसे विदेशी यात्रियों के बारे में एक सूची है, ठीक है, यूरोपियन कंपनियों के बारे में एक लिस्ट है, जो मैं करा तो दूंगा आपको अलग से भी, है ना। और एक मुगल कालीन सोसाइटी इकोनॉमी को हमने एक स्टैंड जैसे बहुत ब्रीफ में कराते थे, तो सतीश चंद्र वाली किताब, जो दोनों किताब को मिला करके जो समरी उसकी बना दी गई है, ठीक है, ताकि कोई भी सेक्शन हमारा कहीं से भी कमजोर ना रहे, हमारे पास नजर भी दौड़ाते रहेंगे हम, तो हम प्रेजेंस बना रहेगा हमारा, है ना। 3 चीजें और ऐड हो जाएंगी मतलब पहले वाले हैंडआउट्स में, है ना। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन जो है, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्लान किया था, कुछ एक्सटेंशन रहना चाहिए हमारे पास, है ना। ये वाली पॉइंट हो गया, है ना। आगे कुछ और किताब का नाम दिया हुआ है ना, जो बाबर के बारे में जानकारी दे रहा है, वैसे देख सकते हैं बस केवल। अगला नाम जरूर याद रखना आपको, हुमायूं नामा है, गुलबदन बेगम है, ये हुमायूं की बहन है।
आप देखोगे मुगल काल में कुछ शिक्षित महिलाओं का जिक्र मिलेगा, जैसे गुलबदन बेगम का जिक्र मिल रहा है। आपको याद होगा जहां आरा और रोशन आरा, औरंगजेब के समय हमने दोनों का जो उल्लेख किया था, है ना। ऐसे एक जेबू निसा करके हैं, औरंगजेब की बेटी थी। ये तो दोनों बहन थी, जहां आरा रोशन आरा। एक जेबू निसा करके उल्लेख नहीं है नोट्स में, बट ये सब गिनती इन सबकी विदुषी महिलाओं में भी होती है, उस समय के फारसी की जानकार महिलाओं में। और भी इसमें नाम दिए हुए हैं कुछ कुछ, ठीक है। अगला जो नाम इसमें देखेंगे दिया हुआ है वो है अब्बास खां शेरवानी का, और ये किताब अकबर ने लिखवाई थी। ये किताब अकबर ने लिखवाई थी शेरशाह के ऊपर। अकबर कितना प्रैग्मेटिक है कि शेरशाह के बारे में वो रीड समझ रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से उसने काम किया है, ज्यादा गैप भी नहीं है ना। देखो 45 में शेरशाह की मृत्यु होती है, 1242 में अकबर का जन्म है, तो शेरशाह कालीन नीतियां तो चर्चा में तो रही होगी ना, जब अकबर ने पूरा संकलन करवाया और बहुत सारी नीतियों को उसने लागू किया। तो जो आप देखोगे, जो शासक जो समझदार होते हैं, अच्छी चीजों को ग्रहण करने में कभी भी संकोच, ठीक है। अब्बास का शेरवानी, आगे फिर कुछ कुछ नाम दिया हुआ है ना। अकबर कालीन, ये सब जो है अकबर के काल को जानने के नीचे एक स्रोत शुरू हो रहे हैं, जिसमें एक आरिफ कंधारी का उल्लेख है। तारीख अकबरी लिखा इन्होंने। एक तारीख अल्फी है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अकबर ने इसकी रचना की योजना बनाई थी। 1000 वर्ष, ठीक है। जैसे पैगंबर साहब ने 622 और उस आसपास सारा उपदेश वगैरह दिया था, तो अकबर को अब लग रहा था कि भाई, अब अकबर को थोड़ी पता था कि मर जाएगा 1605 में वो, बट ये पता था कि 1000 साल तो पूरे होने वाले, 1605 में उसकी मृत्यु हुई है। पूरे 1000 साल का एक इतिहास लिखा जाए। 7 विद्वानों का एक बोर्ड बनाया था उसमें, है, ठीक है। उसमें निजामुद्दीन अहमद करके एक बड़े समकालीन अच्छे विद्वान है, वो भी थे उसमें। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की अलग किताब है। निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबकाते अकबरी। इसके बारे में कहा जाता है अकबर के बारे में संतुलित दृष्टिकोण देता है ये। प्रशंसा की जगह प्रशंसा, आलोचना की जगह आलोचना। जितने भी इतिहासकार हैं अकबर के समकालीन, उसमें इसके बारे में कहा जाता है संतुलित नजरिया रखता है निजामुद्दीन अहमद। आगे देखेंगे, एक नाम है बदायूनी। ये नाम याद रखना है आपको। ये आलोचनात्मक नजरिया रखता है अकबर का, भर भर कर आलोचना करता है, एकदम जी भर कर। अकबर की उदार नीतियों से बहुत चिढ़ा रहता था ये बदायूनी। इसी ने अपने इतिहास में लिखा था वो एमबीटी के बारे में, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ठीक है। और उसके बाद देखोगे जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है वो है अबुल फजल। अबुल फजल को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अबुल फजल को आप सभी लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और इसमें प्रशंसा, भर भर के प्रशंसा है। ये 3 नाम ध्यान रख लीजिएगा आप अकबर के बारे में, ठीक है। एक हो गया निजामुद्दीन अहमद, एक हो गया बदायूनी, और एक हो गया अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। अकबरनामा में अकबर की जीवनी, उसकी प्रशासनिक नीतियां, सब के बारे में उल्लेख किया है। उसी में एक आईन अकबरी है। अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईन अकबरी। आइन का मतलब होता है रेगुलेशन, नियम। उसमें वो कानूनों का उल्लेख करता है आईन अकबरी में, ठीक। आईन अकबरी में वो कानूनों का उल्लेख करता है। तो 3 बहुत, इन तीनों को मिलाकर ही अकबर की तस्वीर खींची जाती है। प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और एक बैलेंस व्यू, ठीक है। तो ये है अकबर कालीन स्रोत। तो कुछ प्रमुख नाम: बाबर, गुलबदन बेगम, अब्बास का शेरवानी, आरिफ कंदारी, तारीख अल्फी की तो बात कर ली, ये 3 नाम और हो गए। जहांगीर के समय देखेंगे आप, ये दूसरा आत्मकथा है। पहला बाबर ने लिखा, दूसरा जहांगीर ने, ठीक है। दोनों शासक हैं। जहांगीर ने लिखा है तुजू के जहांगीरी,
इसमें सामान्य जानकारी दी है, 19 वर्ष तक की जानकारी इसमें, 16 साल तक की घटना को उसने स्वयं लिखा, 3 साल की घटना को एक दूसरे लेखक से पूरा करवाया। टाइम नहीं मिलता होगा, बिजी रहता होगा, ये जहांगीर था तो मुतमिद खां से पूरा करवाया इसने। तुझू के जहांगीर खुद लेखक है, और जो मुतमिद खां ने लिखा उसे इकबाल नामा जहांगीरी कहा गया है। अंतिम रूप से फाइनल टच दिया था इसे मोहम्मद हादी ने। यानी जो तुझू के जहांगीरी है उसको जहांगीर, उसको मुतमिद खां और मोहम्मद हादी, ये इस दौर से जुड़े हुए लेखक हैं। ठीक है। इसके बाद शाहजहां के समय के स्रोत। ठीक है। शाहजहां के समय आप देखेंगे जो पहला 3 नाम आपको दिख रहा है उसमें पातशाह नामा, ये बेसिकली सरकारी इतिहास है। शासक पे करता है रिकॉर्ड रखने के लिए, इसके लिए दरबार में बैठे हुए लोग हैं। 3 अलग अलग लेखकों ने उसे आगे बढ़ाया, काजवनी है उसमें, लाहौरी है उसमें, और वारिस है उसमें। तीनों है पातशाह या बादशाह नामा। ठीक। आगे कुछ और नाम दिया हुआ है, इसमें बहुत ध्यान रहे ना रहे, बट शाहजहां के समय में ये सब लेखक भी हैं। चंद्रभान का नाम भी चाहें तो आप याद रख सकते हैं। अब आपको बड़े बड़े हिंदू लेखक दिखेंगे जो फारसी में लेखन कर रहे हैं, उसमें चंद्रभान भी है। ठीक है, वो भी नाम चाहें तो आप याद रख सकते हैं, चंद्रभान का भी। औरंगजेब के काल के जितने भी सोर्स हैं याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो कम से कम 2-3 तो याद रखेंगे इसमें हम लोग, है ना। देखो शाहजहां में भी ज्यादा समस्या नहीं कि पातशाह नामा है, जहांगीर में एक आत्मकथा है, अकबर में एक प्रशंसा आलोचना, एक संतुलित ऐसे कर लोगे तो कम से कम मिनिमम ये ध्यान रह जाएगा आपको। ठीक है। औरंगजेब के समय में भी काफी, जैसे आलमगीर नामा जो हो गया आपका, ये सरकारी लेखन है, फिर उसके बाद औरंगजेब ने बंद करवा दिया।